हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कर दो मुझे चैट में। देखो, आज की क्लास है आईटीआर, क्योंकि आप लोगों को भी पता है आईटीआर का टाइम चल रहा है ना। तो आईटीआर के ऊपर हम क्लास लेंगे आज का टॉपिक है हमारा आईटीआर वन के रिगार्डिंग। तो आईटीआर वन प्रैक्टिकली कैसे फाइल करते हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। मैं उसमें ये नहीं बताऊंगा कि डिटेल में ये नहीं बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं डायरेक्ट आपको पोर्टल पे लाइव आपको शो करूंगा आईटीआर वन कैसे फाइल करते हैं थ्रू फॉर्म 16 आईटीआर वन। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा फॉर्म 16 है क्लाइंट का। उसने हमें फॉर्म 16 प्रोवाइड कर दिया है, इसकी आईटीआर फाइल करनी है। तो देखो, फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और एक पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में डिटेल होती है कितना टीडीएस का डिडक्ट हुआ है एवरी क्वार्टर, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ठीक है, और क्वार्टर फोर को जो पार्ट बी है हमारा, पार्ट बी में आपको सैलरी दिखेगी, उसको पर एनम की सैलरी कितनी डिस्क्लोज की गई है कंपनी के द्वारा, है ना। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि फॉर्म 16 के थ्रू हम आईटीआर वन कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आईटीआर वन के लिए एप्लीकेबल कौन है, आईटीआर वन कौन फाइल करेगा। ये एक नॉर्मल सी कंप्यूटेशन है जो हम बना लेते हैं, है ना। मैं पहले आपको बता देता हूँ कंडीशन। कंडीशन आईटीआर वन के लिए क्या क्या है। देखो, आईटीआर वन कौन कौन फाइल करेगा, जिसकी जो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 50 लाख, यार 50 लाख से कम है। ठीक है, वो हमारी आईटीआर वन फाइल करेगा। और उसको इनकम कहाँ से आ रही हो, सैलरी या पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, अदर सोर्स से इनकम हो। ठीक है, एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेसेस। मतलब लॉटरी और जो रेस हॉर्स हैं उनसे आपको अगर इनकम इनकम आ रही है तो वो एक्सक्लूड कर देंगे। और अगर एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है। तो सबसे पहले अगर आप आईटीआर वन फाइल कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आईटीआर वन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब जैसे ये पर्सन है तो मैं इसकी फॉर्म 16 के थ्रू देख लेता हूँ कि फॉर्म 16 से हमें पता चल गया कि ये सैलरी बेस्ड पर्सन है, क्योंकि इसका फॉर्म 16 आया हुआ है। फॉर्म 16 उसी को मिलता है जिसका टैक्स सैलरी के ऊपर, जिसका टीडीएस डिडक्ट होता है वन अंडर सेक्शन 192 सैलरी का होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी कि ये पर्सन क्या है, सैलरीड है। क्योंकि कैसे पता चला कि ये इसके पास फॉर्म 16 है। सेकंड चीज, बाकी अब एक्चुअली अब एक इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आप लोगों को भी पता है कि सारी चीजें जो इनकम की पेन बेस्ड इनकम जो भी उसको हो रही है, सारी चीजें पेन से लिंक है। तो पेन से लिंक होने के कारण जो सारी चीजें जो जो भी उसको इनकम वो अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारी उसकी इनकम टैक्स पोर्टल पे डिस्क्लोज हो जाती हैं। तो आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, हम कैसे देखते हैं जो इनकम डिस्क्लोज हो रही है। तो अपनी पोर्टल पे आ जाते हैं। ठीक है, ई फाइलिंग डाला, इनकम टैक्स का पोर्टल आ गया, लॉगिन करेंगे। देन यूजर आईडी क्या है, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए यूजर आईडी क्या होता है लॉगिन करने के लिए। ये तो बेसिक चीज है। अगर आप आईटीआर वन को समझना चाहते हो, आप लोगों को बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। आईटीआर वन कैसे फाइल करते हैं, यूजर आईडी क्या होती है आप लोग बताइए। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आईटीआर वन के लिए लॉगिन करने के लिए हमारी यूजर आईडी पैन नंबर होता है। ठीक है, अब मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। ये एसएससी का पोर्टल ओपन हो गया, ये पोर्टल का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, जिसकी हमें आईटीआर फाइल करनी है। अब मैंने क्या कहा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है आईटीआर वन के लिए। सबसे पहले हमें जाना है और उसकी इनकम चेक करनी है। इनकम कैसे चेक करेंगे, ये जो एआईएस है ना, यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है, एआईएस पे गए, ये आ गया एआईएस। अब क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे एआईएस। एआईएस क्या होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। मतलब पैन के थ्रू जो भी आपको इनकम जनरेट हो रही हो सारी आपको यहाँ डिस्क्लोज हो जाएगी। अगर कई बार क्या होता है, जो आईटीआर फाइल करवाने वाला पर्सन है वो आपसे इनकम को छुपाता है और कई इनकम आपको डिस्क्लोज नहीं करता है, जिससे कि उसे टैक्स कम पे करना पड़े, कम पे करे, जिससे कि वो अपना जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पर विश्वास ना करके आपको क्या करना है, एआईएस पे आना है। जैसे मैंने बताया, अब एआईएस को हम पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैं उसके फोल्डर में सेव कर लेता हूँ।
आपको बीच में कंफ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ये मैंने AIS डाउनलोड कर लिया। ये हो गया एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, एक TIS भी होता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। मतलब जो AIS में इनकम डिस्क्लोज हो रही है ना, तो उनको कंसोलिडेट कर देता है TIS। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सेविंग, ऐसे दिखाता है आपको, कंसोलिडेट करके दिखाता है आपको इनकम को। तो इसको भी डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। TIS हमने AIS कर लिया, TIS किया। अब थर्ड चीज बताइए कि इनकम को और कहाँ से वेरीफाई किया जा सकता है, कि इसको कहाँ कहाँ से इनकम हो रही हो। देखो, पहला तो हमारा पहला हो गया AIS, सेकंड हो गया TIS, थर्ड वन हो जाता है हमारा, देन पोर्टल पे चलेंगे 26 ईयर्स। 26 ईयर्स से क्या पता चलेगा कि जहां भी इसका TDS कटा होगा या TCS कटा होगा, तो वो उसको इनकम हुई होगी, है ना। तो अब यहाँ से हम 26 ईयर्स डाउनलोड कर लेते हैं। अभी असेसमेंट ईयर कौन से असेसमेंट ईयर की ITR जाएगी, बताइए। ITR अभी कौन से ईयर के लिए जा रही है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी ITR की, कौन से फाइनेंशियल ईयर की ITR फाइल कर रहे हैं हम करंट में। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए मुझे। देखो, असेसमेंट ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 2022-23। फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर आप बोल लो, ठीक है। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर को, क्योंकि असेसमेंट ईयर से एक साल पहले का ईयर कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर होता है। HTML करेंगे, व्यू एंड डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट एज PDF कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ लिख दूंगा 26 AS, ठीक है। मैंने क्या बताया, ITR फाइल करने से पहले आपको क्या चीजें करनी है, उसकी इनकम को देखना है, क्योंकि जो टैक्स पेयर होता है, जो असेसी है, जो जिसकी ITR आप फाइल कर रहे हो, वो अपनी इनकम सारी डिस्क्लोज नहीं करता है। और आप इनकम कम डिस्क्लोज कर देते हो, जिससे कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को छुपा पाए गवर्नमेंट से। लेकिन आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना है, तो आपको क्या क्या करना है, AIS एंड TIS और 26 AS को डाउनलोड कर लेना प्रॉपर। अब मैं देखो TIS को ओपन करता हूँ। देखो, TIS आ गया। अब TIS पे देखो, सैलरी से इनकम दिखा रहा है, डिविडेंड इनकम दिखा रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दिखा रहा है, और सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड भी आ रही है इसकी डिटेल, ठीक है। मतलब इसने सेल में और म्यूचुअल फंड में भी डिटेल ट्रेड की है, और इसने परचेज भी किया, सिक्योरिटीज को परचेज भी किया, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो, मैं क्या डाउनलोड कर रहा हूँ कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब इसने कौन से शेयर और म्यूचुअल फंड को बेचा है। अगर ये अपनी स्टेटमेंट भी नहीं देता, स्टेटमेंट मतलब क्या, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट भी नहीं देता, तो आप AIS के थ्रू उसकी डिटेल निकाल सकते हो कि इसने कितने में शेयर्स खरीदा, कितने में परचेज किया, और इसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये देखो, मैंने क्या किया, पहले तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये ऑप्शन, ठीक है। मैं अपने पोर्टल पे आ गया, AIS पे गया, मैं इनकम चेक कर रहा हूँ इस एसएससी को कितनी इनकम हुई है। TIS आ गया, AIS हो गया। अब देखो, TIS से पता चल गया। और ITR1 की मैंने क्या चीजें बताई थी, ITR1 कौन फाइल कर सकता है, जिसकी इनकम सैलरी से हो, सैलरी से इनकम है, ठीक है। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम यहाँ डिस्क्लोज नहीं हो रही है, तो ये हमें क्या करना है, असेसी से जो टैक्स पेयर है उससे कंफर्म कर लेना है कि भाई आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम तो नहीं आ रही, कोई हाउस प्रॉपर्टी ने लेट आउट तो नहीं कर रखी है, ठीक है। वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR1 हम फाइल नहीं करेंगे उनके लिए, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा, जैसे डिविडेंड हो गया, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। और एग्रीकल्चर इनकम, देखो, अब सेल इसने क्या किया है, म्यूचुअल फंड और शेयर्स में भी डीलिंग की है, मतलब इसने ट्रेड किया है, ये इन्वेस्ट करता है। तो हमारी इस केस में ITR1 जाएगी नहीं, ठीक है, कंफर्म हुआ। तो ITR1 किसके लिए फाइल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और एग्रीकल्चर इनकम जिसकी 5,000 तक है। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ITR1 हमें फाइल किसके लिए करनी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर हाँ जी, बताइए।
सर ये AIS और TIS में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है कि हमारे हमने मतलब इनकम फ्रॉम अदर अभी सोर्सेज से? अभी आपको पता चला था कि जब बैंक ने सबको नोटिस दिया था, जो भी बैंक में बैंक अकाउंट होल्ड करता है बैंक अकाउंट में, तो उन्होंने कहा था कि आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कर लो आके, कहा था ना। तो सबने हाँ लिंक भी सर। कराए थे। तो लिंक इसी वजह से कराए थे कि जो भी पैन के थ्रू जो भी इसको इनकम हो रही होगी, वो सारी उसके पोर्टल पे डिस्क्लोज हो जाए जाके। मतलब बैंक क्या करता है, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करता है, जो उसको इनकम आ रही है वो उसको डिस्क्लोज कर देता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, ये कहाँ से आई होगी पोर्टल पे, डिपार्टमेंट को कैसे पता चला, बैंक ने बताया होगा। बैंक ने कैसे बताया होगा, पैन के थ्रू, क्योंकि पैन इनकम टैक्स वाले के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है और बैंक के पास भी है, तो बैंक के थ्रू सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। अब जब आप सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हो, तो जब आप डीमैट अकाउंट बनाते हो तो पैन नंबर डालते हो, हाँ क्योंकि सर। डीमैट अकाउंट जब ही बनेगा जब आप पैन नंबर डालोगे, पैन नंबर के तो पैन से हर चीजें लिंक है। और सैलरी है, सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, तो टीडीएस किस पे जाएगा, पैन पे जाएगा। तो जब भी यहाँ पे चीजें आ गई, मतलब चीजें किससे लिंक है, पैन के थ्रू लिंक है, इसलिए यहाँ से चीजें सारी डिस्क्लोज हो रही हैं। ठीक है। और हाँ कई बार सर क्या ठीक है। करता है जो टैक्स पेयर है ना, उसको भी नहीं पता होता है कि उसने जो सिक्योरिटी जो उसने परचेज कर रखी है उसने सेल भी की है, वो भूल जाता है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर उसने कर दी। लेकिन जब वो अपनी आईटीआर के लिए जाएगा, क्योंकि आईटीआर तो 1 साल बाद फाइल होगी, आईटीआर 1 साल बाद फाइल होगी, तो आप उनसे पूछोगे कि भाई आपने जो शेयर्स आपने परचेज किए थे, म्यूचुअल फंड शेयर किए थे, आपने उनको सेल और रिडीम भी किए हैं, तो वो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप उसको उनको बता सकते हो कि आपने किया है, क्योंकि आपने कहाँ चेक कर लिया, उसके एआईएस और टीआईएस को पोर्टल पे चेक कर लिया है। तो सबसे पहले आईटीआर कोई सी भी फाइल करनी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि इसको इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, सैलरी से आ रही है, डिविडेंड से आ रही है, सेविंग बैंक से आ रही है, और सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड से आ रही है। ठीक है। एनी डाउट। अब देखो आईटीआर 1 मैंने बता दिया किसके लिए फाइल होगी, अब ये बताइए मेरे को, ये मैंने कंडीशन ओपन कर दी और ये इसकी इनकम हुई। अब मुझे देख के बताइए कि इसकी आईटीआर 1 फाइल होगी कि नहीं होगी। पहले आप कंडीशन रीड कर लीजिए, मैं कंडीशन एक बार और डिस्क्लोज कर सकता हूँ। आईटीआर 1 किसके लिए हम फाइल करते हैं, जिसकी इनकम 50 लाख या 50 लाख से कम है, और वो 50 लाख इनकम कहाँ से आ रही हो, सैलरी से आ रही हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से आ रही हो, अदर सोर्स से आ रही हो, और एग्रीकल्चर इनकम। अदर देन कोई भी इनकम आ रही होगी तो आईटीआर 1 हम फाइल नहीं करेंगे। तो आपको मैंने आईटीआर 1 की कंडीशन बता दी किसके लिए फाइल होगी। अब बताइए इस एसएससी के लिए आईटीआर 1 फाइल करेंगे, ये इसकी इनकम है। प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए और विद रीजन बताइए मुझे क्यों क्यों फाइल नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए रीजन के साथ। देखो क्लास में जब भी मजा आएगा जब आप चैट बॉक्स में आप मुझे कोऑर्डिनेट करोगी, बताओगे कि हाँ जी सर ये है, तो जब भी क्लास में मजा आता है। अब आप लेक्चर तो देखते जा रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको बेनिफिट नहीं होएगा। कल को आप अपनी आईटीआर भी नहीं फाइल कर पाओगे। अगर आपको भी अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, क्या क्या चेक करना पड़ता है आईटीआर फाइल करने के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो सैलरी हमारी, ठीक है, आईटीआर 1 में सैलरी को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम यहाँ डिस्क्लोज नहीं हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कोई डिस्क्लोज भी नहीं होगी क्योंकि उसका पैन से रिलेटेड कुछ होता नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको किससे पूछना पड़ेगा, एसईसी पे पूछना पड़ेगा, या फिर आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा कि जाके कहीं इसको रेंटल इनकम तो नहीं आ रही है अदर देन सैलरी। ठीक है। थर्ड कंडीशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड, सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। एग्रीकल्चर इनकम नहीं है इसकी क्योंकि ये सैलरीड पर्सन है। अब देखो फोर्थ कंडीशन इसमें जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यहाँ मैंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, तो मतलब इसके लिए आईटीआर 1 फाइल नहीं होगी। ठीक है, सबको क्लियर है ये, आगे लेक्चर को प्रोसीड करूंगा आगे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसके लिए आईटीआर 1 जाएगी नहीं। अगर लेट सपोज
लेट सपोज इसको सेल ऑफ सिक्योरिटीज, और अगर ये सेल ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होता तो हम ITR 1 फाइल करते, बताइए। फिर ITR 2 फाइल होता सर। ITR 2 तो फाइल होएगा, लेकिन मैं अभी ITR 2 की बात नहीं कर रहा ना बजरंग जी। ITR 2 को आगे लेके आएंगे हम, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप बताइए, अगर यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं होता तो हम ITR 1 फाइल करते हैं इस पर्सन की? नहीं सर। ITR 1 फाइल नहीं करते। अगर यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं होता तो नहीं होता तो सर फिर ITR 1 फाइल करते। ITR 1 फाइल करते, जी है सर। ना? ठीक है, तो आपको ITR 1 का पता चल गया कि ITR 1 को सहज भी कहते हैं, ठीक है। ITR 1 आपको पता चल गया किसके लिए फाइल करनी है, जिसकी इनकम 50 लाख या 50 लाख से कम है, जिसको सैलरी से इनकम है, जिसकी वन हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000, ठीक है। अब मैं आपको आ जाता हूँ, देखो ये नॉर्मल सी कंप्यूटेशन होती है। कई बार क्या होता है, जिसके आप ITR फाइल कर लिए होते हो ना, वो पर्सन कहता है कि भाई मुझे अपनी कंप्यूटेशन शेयर कर दो। तो ये कंप्यूटेशन होती है एक्सेल में जो हमें बनानी होती है, ठीक है। अब मैं इस ITR को इस एजम्पशन पे लेके चलूंगा कि इसकी सेल ऑफ सिक्योरिटी या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है नहीं, ठीक है। इसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि ITR 1 कैसे हम फाइल करेंगे, ठीक है। वैसे तो इसकी ITR 1 नहीं जाएगी, मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि इसकी एजम्पशन पे कि इसको कैपिटल गेन कोई नहीं है, ठीक है। इसके पास सैलरी से इनकम है, डिविडेंड से इनकम है और सेविंग बैंक से इनकम है ओनली, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ होम पेज पे, और ये मैं अपने मेन पोर्टल पे आ जाता हूँ, डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के बाद आके सबसे पहले हमें क्या बना लेनी, कंप्यूटेशन बना लेनी है। जस्ट क्या करना है, फॉर्म 16 ओपन करना है, ठीक है। फॉर्म 16 में कहाँ जाना है, ये पार्ट A है, ठीक है। पार्ट A में एवरी क्वार्टर जो इसको सैलरी क्रेडिट हो रही है उसको डिस्क्लोज किया जाता है। पार्ट B में उसका ब्रेकअप होता है, ठीक है। तो पार्ट B में आ जाते हैं हम। इसको सैलरी आ रही है विप्रो से, ठीक है। ये देखो इसमें पीरियड आ गया, फाइनेंशियल ईयर ये आ गया, ये एम्प्लॉयर की डिटेल आ गई, ये जो जिस पर्सन की हमें ITR फाइल करनी है उसकी डिटेल आ गई, डिडक्टर का पैन आ गया, टेन आ गया, डिडक्टर का पैन आ गया एम्प्लॉय का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सैलरी पे। देखो इसको सैलरी कितनी रिसीव हो रही है पर एनम, ग्रोथ सैलरी एक्सेप्ट, जस्ट अ मिनट। देखो कंप्यूटेशन बनाने से पहले आपको क्या करना है, इसकी बेसिक डिटेल डाल लेनी है। बेसिक डिटेल को हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी फिल करके रख लिया था, लेकिन आगे की डिटेल कुछ फिल नहीं की थी, ठीक है। तो मैं अब मैंने जो इसका जो नेम है मैंने यहाँ डाल दिया, उसका जो फादर नेम है, फादर नेम कहाँ से मिलेगा, अगर लेट सपोज आपको क्लाइंट ने फॉर्म 16 ओनली दिया है तो फादर नेम कहाँ से मिलेगा, उसकी लास्ट ईयर की भी ITR फाइल हुई होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी इसकी बेसिक डिटेल लेने के लिए आप प्रोफाइल पे भी जा सकते हो, लेकिन प्रोफाइल पे सारी डिटेल मेंशन नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा, जो लास्ट ईयर की ITR फाइल हुई होगी ना उसको डाउनलोड कर लूंगा। ये लास्ट ईयर की ITR है, असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड फॉर्म करेंगे, रिसिप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नहीं डाउनलोड करनी है अपन को, फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। ITR 2022-23 असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। ये ITR होगी लास्ट ईयर की ITR। लेट सपोज आपको बस फॉर्म 16 क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है, तो हमें ITR कैसे फाइल करनी है, ये ITR आ गई। अब इस ITR के थ्रू मैं बेसिक डिटेल इसकी फिल कर लूंगा। नेम आ रहा है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फादर नेम,
देखो फादर नेम आपको कहाँ दलेगा, कहाँ कहाँ शो होएगा, जहां पर उसकी वेरिफिकेशन होती है, मतलब आईटीआर को जब वेरीफाई करते हैं ना तो वहां पे लिखा आता आई, मतलब वो डिक्लेरेशन देता है कि आई मैं सन ऑफ, तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से डिटेल ले लूंगा फादर की, जो फादर का नेम है, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया है। फिर एड्रेस, एड्रेस आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो जाके, या फिर आप प्रोफाइल पे भी कॉपी कर सकते हो। ये देखो ये एड्रेस आ गया, यहाँ से इसको कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। स्टेटस इंडिविजुअल है ये, स्टेटस कैसे पता चलेगा बताओ, पेन के थ्रू हम स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, क्या है। और तक सर चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। स्टेटस इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 2023-24, मतलब अभी हम असेसमेंट 2023-24 मतलब की आईटीआर फाइल करेंगे, और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या आएगा 2022-23, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, लेकिन आईटीआर में हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। उसका पैन नंबर आ गया, पैन नंबर ये मैंने डाल दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ठीक है, बेसिक डिटेल डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी स्टार्टिंग हो रही है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ गया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ग्रोथ सैलरी, इसको सैलरी क्या आ रही है, इसकी ग्रोथ सैलरी हम देखेंगे जाके, फॉर्म 16 कहाँ गया, मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो 19,77,000। ये फॉर्म 16 है, कहाँ आना है, पार्ट ए में भी ग्रोथ सैलरी देख सकते हो, कितनी आ रही है, 90,77,000 है ना, समथिंग कुछ आ रही है आपकी ग्रोथ सैलरी। अब इसका ब्रेकअप भी आप देख लेते हैं आके। देखो सैलरी आप इसको क्रॉस चेक की भी कर सकते हो फॉर्म 16 को, क्या पता कई बार ऐसा होता है ना, जो कंपनी फ्रॉड होती है ना, तो फॉर्म 16 मैनुअली बना के भी देती हैं, लेकिन हम अगर उसका टीडीएस कट रहा होगा तो, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस चेक करना हो तो आप कैसे करोगे, वहीं AIS TIS पे जाके। मैं आ गया AIS, प्रोसीड, यहाँ क्लिक करेंगे, TIS ओपन कर लें। देखो सैलरी कितनी आ रही है और फॉर्म 16 से मैच कर लेंगे, मैच है, ठीक है। जी सर। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब मैं इसकी ग्रोथ सैलरी को अपनी कंप्यूटेशन में मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ठीक है, देखो एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन, देखो अंडर सेक्शन नहीं बताऊंगा, 10 तो बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है फॉर्म 16 में कि अंडर सेक्शन 10 में कोई उसको एग्जम्पशन तो नहीं मिल रही है, जैसे HRA की होगी। देखो ये HRA की कैलकुलेशन बना रखी है मैंने, ये आगे बताऊंगा, अभी अभी मैं आपको कंप्यूटेशन बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्म 16 से फिगर्स लेनी है। तो अंडर सेक्शन 10 के अंदर हम देख लेंगे कि इसको कोई एग्जम्पशन तो नहीं मिली है, तो आ जाते हैं नीचे ब्रेकअप पे, पार्ट बी पे, ठीक है, ये पार्ट बी है। ये देखो इसकी टोटल सैलरी आ गई, ये 7,000 का क्या है, आप ये देखो ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स है, मतलब इसको परक्यूजिट्स मिला हुआ है, और बेसिक DA वगैरह इसमें इंक्लूड है, जो भी होता है, जो सैलरी का ब्रेकअप है ना इसमें टोटल है। अब इसके परक्यूजिट्स मिली है, परक्यूजिट्स क्या है 7,000, तो 7,000 हम नीचे देख सकते हैं जाके, इसमें एनेक्सर ऐड है, एनेक्सर ऐड हो रखा है। देखो 7,000 का क्या मिला है, मेडिकल रिम्बर्समेंट दिया गया है कंपनी के द्वारा, ठीक है, 7,000, तो 7,000 भी ऐड करके ग्रोथ सैलरी इसकी क्या आ रही है, पार्ट बी पे आ जाते हैं हम, 19,77,657 रुपीज, ठीक है। तो हमने यहाँ मेंशन कर लिया ग्रोथ सैलरी। अब नीचे आ जाते हैं, अभी देखो क्या है, लेस अलाउंस सेक्शन अंडर 10, देखो ये 10 डाल रखा है ना यहाँ पे, है ना, ये देखो जो एग्जम्पशन मिल रही है अंडर सेक्शन 10 में, वो हम देख लेते हैं। ये फिगर आ रही है, देखो हाउस रेंट अलाउंस, मतलब इसने HRA की एग्जम्पशन क्लेम की है, तो हम आ जाते हैं HRA की एग्जम्पशन पे। तो मैं यहाँ पे एग्जम्पशन डाल दूंगा अंडर सेक्शन 10 की, ये मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, मैं फिर से डाल दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ठीक है, ये फिल कर दी।
अब देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, आपको पता ही होगा सैलरी में। ये देखो मैंने फिर इसको क्या कर दिया, ग्रोस सैलरी में से जो एग्जम्पशन थी वो माइनस कर दिया, ठीक है। ये आ गई इसकी नेट सैलरी निकल के। देखो इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी 16,26,659। देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा ना तो आईटीआर बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको जस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच देखने की, आईटीआर कैसे फाइल की जाती है फॉर्म 16 के थ्रू, तो वो मैं बता रहा हूँ। सर सर हाँ जी, सर आपने स्टेटस तो नहीं बताया, स्टेटस कैसे चेक करना है कि इंडिविजुअल है एचयूएफ है? मैंने चैट में देखा था किसी ने मेंशन किया था, पेन नंबर के अकॉर्डिंग सर, पैन पेन का नंबर का 4 4 तक चेक सर। करना होता है, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा इसलिए मैंने बताया नहीं। पैन का 4 डिजिट होता है, जैसे ये देखो इसकी 4 डिजिट क्या है, पर्सन पी है ना, तो मतलब ये क्या है, पर्सन है, इंडिविजुअल है। यहाँ पे एफ होता तो फर्म होती, ठीक है। ओके सर। और अगर सी होता तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती। तो 4 डिजिट आपको चेक करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको फॉर्म 16 के थ्रू क्या करना है। फॉर्म 16 से आपको बस फिगर्स लेनी है और कुछ नहीं करना है। अभी मैं आईटीआर 1 भी दिखाऊंगा ना आपको ओपन करके, तो ऑटो फिगर ऑटो पॉपुलेटेड आती है, कहां से आती है, एआईएस से। तो जस्ट हम कंप्यूटेशन बना ले रहे हैं। ये हमारी नेट सैलरी आ गई जो चार्ज होगी, ठीक है। अब देखो इसने क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है बहुत बड़ा है, एटीसी, एटीडी, एटीजी और 80 जी। तो इसने क्या है, एटीसी में पूरी डिडक्शन क्लेम कर रखी है 1,50,000 की, मतलब 1.5 लाख की एटीसी की थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। तो उसने क्लेम कर रखा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं क्लाइंट से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस आईटीआर के बारे में, तो उसने मुझे बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोई नहीं है। तो अब आईटीआर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो सैलरी की कंडीशन फुलफिल कर दी हमने, सैलरी की डिटेल हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। सैलरी की चीजें हमने यहाँ तक डाल दी, जी सर। ठीक है। तो कंडीशन 1 हमारी सेटिस्फाइड हो गई। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरा कोऑर्डिनेट हो चुका है, ठीक है। ये क्लियर हो गई, ठीक है। सॉरी। अब आ जाते अदर सोर्स पे, मतलब अदर सोर्स से इनकम कहाँ से आ रही है इसको। तो अदर सोर्स के लिए मैं कहाँ जाऊंगा आप लोग बताओ, मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर मुझे उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिए तो मुझे कहाँ से इनकम पता चलेगी, इसको अदर सोर्स से कहाँ से आ रही है बताइए। एआईएस एआईएस से सर। एआईएस से टीआईएस से। हाँ, तो देखो एआईएस में, देखो एआईएस और टीआईएस का डिफरेंस बता देता हूँ। एआईएस में देखो मेरे को इसने कंसोलिडेट कर दिया कि सैलरी से इतनी आई है, डिविडेंड से इतनी है और इनकम फ्रॉम सेविंग इतनी है। लेकिन जब मैं एआईएस में जाऊंगा ना तो आप लोग देखो चीजों को उन्होंने ब्रेकअप दे रखा है। टीआईएस में क्या है, ब्रेकअप नहीं, कंसोलिडेट चीज है, मतलब सैलरी से जो भी टोटल इनकम आ रही होगी, ठीक है। एआईएस टीआईएस में डिफरेंस पता चला आपको। एआईएस में क्या है, ब्रेकअप है चीजों का, और टीआईएस क्या है, कंसोलिडेट। तो आपको क्या फिगर्स तो कंसोलिडेट चाहिए ना, तो बेनिफिट किसके है, टीआईएस से फिगर्स लेने का है, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से इसको वो आ रहा है, एचडीएफसी से इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट एआईएस पे ले आ रहा है क्योंकि वो ब्रेकअप है ना। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो एआईएस पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट फिगर आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक एचडीएफसी, देखो एचडीएफसी में इसके भले एक अकाउंट हो, 2 अकाउंट है या 4 अकाउंट हो, तो एचडीएफसी का यहाँ पे 4 अकाउंट की अलग अलग डिटेल फिगर्स आपको शो नहीं होगी, कंसोलिडेट आएगी आपको, मतलब 4 अकाउंट के लिए कंसोलिडेट इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। कहीं आप देखो कि भाई पर्सन के 4 अकाउंट है तो 4 अकाउंट की डिटेल आए, वैसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं यहाँ आ गया सेविंग पे, देखो इसे एयरटेल पेमेंट बैंक से भी आ रहा है। अब देखो डिविडेंड, डिविडेंड भी अदर सोर्स का पार्ट है। देखो यहाँ पे चीजें बहुत सारी आ रही, बहुत सारी डिविडेंड से इसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है बहुत सारी कंपनी से। तो मैं क्या करूंगा, ओनली यहाँ लिखूंगा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड। $9086, देखो ये टोटल कर लिया। अब इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आ गई है, ये हमारी बात होगी खत्म यहाँ पे अदर सोर्स की, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हमारी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, थर्ड हमने देख लिया, फोर्थ एग्रीकल्चर से इनकम कोई नहीं है इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसका हेड भी नहीं बनाया है। अगर अगर आपको लगता है कि और भी इनकम है तो आप हेड भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ डिडक्शन पे। अब बताओ, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? आप उसके फॉर्म 16 पे आ जाओ दोबारा से, देखो चैप्टर 6 है, ठीक है। डिडक्शन क्लेम कितनी की है? पूरी 1.5 लाख। मैंने डिडक्शन अलाउ डाल, ठीक है। ये आ गया एटीसी, नीचे आ जाते हैं हम, एटीसीसी में कुछ नहीं। अब देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय टैक्स पेयर टू पेंशन स्कीम, पेंशन में कुछ नहीं है इसका। 1.5 लाख कंसोलिडेट आ गया, ये टोटल डिडक्शन एटीसी में ये आ गई आपकी, ठीक है। अब देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड टू नोटिफाई पेंशन, देखो सही बताऊं तो जितने भी प्रोफेशनल है ना, सबको सेक्शन कुछ चैप्टर 6 की डिडक्शन किसी को याद नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको क्या होता है कि सारी चीजें याद नहीं रह पाती। जब पर्सन आईटीआर फाइल करने बैठता है ना, तो कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं चीजें। तो एवरी पर्सन ये नहीं है कि ज्ञान का भंडार लेके बैठा है, ठीक है। उसे भी मोटे मोटे सेक्शन पता होते हैं, एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एटी डबल जी हो गया, रेंट के लिए होता है, ठीक है। देख, और अगर जो रेगुलर बेस पे आईटीआर, अब जैसे मैं आईटीआर करने, अब ये जुलाई का टाइम चल रहा है तो सब आईटीआर फाइल करते हैं, तो एक दो आईटीआर फाइल करते करते उनको सेक्शन रिमेंबर आ जाते हैं कि हाँ ये सेक्शन में इतनी डिडक्शन होती है। अगर आप लोगों को डिडक्शन फॉर्म 16 में पता नहीं चल रहा है कि ये डिडक्शन किस लिए उसने क्लेम किया, तो आप जाके डायरेक्ट गूगल पे इसको कॉपी करो और पेस्ट कर लो। देखो किसके लिए डिडक्शन, एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन की क्या है मैक्सिमम 50,000 रुपए, तो उसने पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली है। देखो मैंने क्या बताया, हर किसी को पता नहीं होता है डिडक्शन कितनी है। मेन मेन सेक्शन पता होते हैं सबको, एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एटी डबल जी हो गया, ठीक है, और एटी यू हो गया, और एटी जी हो गया डोनेशन का, और एटी सीसीडी एनपीएस का भी पता होता है लोगों को। तो अगर आपके केस में आपको पता नहीं है तो फॉर्म 16 से आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लीजिए, और आपको जाके देख लीजिए कि ये किसके रिगार्डिंग सेक्शन हो, किस चीज की डिडक्शन पर्सन ने या असेसी ने या टैक्स पेयर ने क्लेम किया है। तो मुझे पता चल गया ये एनपीएस के रिगार्डिंग उसने क्या किया है, क्लेम किया है, ठीक है। डाउट है यानी कोई डाउट? देखो यहाँ पे सेक्शन नहीं तो मैं यहाँ इंसर्ट कर ले रहा हूँ, नो सर। ठीक है। पेंशन की है, ऐसी इसने नेशनल पेंशन स्कीम में कर रखा है, ऐसी इसने पीएफ में करवा रखा होगा। ये एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 पीएफ के लिए होता है हमारा, ठीक है। तो पीएफ का भी मैं डाल देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं तो रेगुलरली आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, इस समय भी बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है आईटीआर का। ये सर पीपीएफ का 80C से अलग होगा क्या? जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको कर लूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। एटीडी में आ गया, एटीडी में आपको पता है ओन फैमिली के लिए होगा तो 25,000 होगा, ठीक है। और अगर जो पेरेंट्स है सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। तो इसने 20,000 की डिडक्शन क्लेम कर रखा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको 20,700
36। और अंडर सेक्शन 80 TDA जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, 10,000 तक का इंटरेस्ट आपको एग्जम्प्ट होता है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो ऑटो वो लगा रखा है फॉर्मूले से, तो मैंने यहाँ से सम कर लिया और इसको मैं 22-30 कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारी टोटल डिडक्शन। अब एक बार यहाँ आके हम मैच कर लेते हैं। देखो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000, ठीक है। 50,000 हमने ले लिया, 37 ले लिया, ओके। 80D ले लिया हमने, ठीक है। उसके अलावा कोई डिडक्शन इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका टोटल करेंगे, 2,58,362 रुपीज आ रहा है, यहाँ भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें सेविंग का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि फॉर्म 16 तो सैलरी पे है ना, तो उन्होंने सैलरी के अकॉर्डिंग बना के दिया। हम तो टोटल इनकम, हमें तो ITR फाइल करनी है, तो टोटल इनकम हमें कंसीडर करनी है। तो टोटल इनकम में यहाँ पे डिडक्शन थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि 80 TDA का बेनिफिट मिल गया इसको। अब ये मैंने यहाँ माइनस कर दी, तो इसको देखो ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है, 16 लाख की इसकी ग्रोस टोटल इनकम। आफ्टर डिडक्शन इसकी कितनी होगी, 13,77,000 रुपये होगी, ठीक है। देखो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है नहीं, तो मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। ये कंपुटेशन आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है ना 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक कोई वो नहीं मिलता। अब मैं इसकी टैक्स न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग मैं इसको टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओल्ड के अकॉर्डिंग मैं इसको टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, न्यू के अकॉर्डिंग तो हम डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते हैं ना। चैप्टर 6 की डिडक्शन हम क्लेम ही नहीं कर सकते हैं अगर हम न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग जाएंगे तो। हाँ जी, PPF में पूछ रहे हो ना, PPF 80C में ही आता है आपका। हाँ सर, वो 1.5 लाख से अलग नहीं है ना? क्या कह रहे हैं सर? सर 1.5 लाख PPF के उसी में आ गया ना, 80C के। थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 लाख है PPF में। अगर आपने 1.5 लाख डाल दिए तो 1.5 लाख से ज्यादा और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते 80C के अंदर आप। अब आपको ओल्ड स्लैब पता है, ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग आप मेरे को टैक्स कैलकुलेट करके बताओ 13,77,000 पे कितना टैक्स आएगा। मैं अपनी फिगर हटा दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए किसका क्या आता है, पता चल जाएगा किसको ओल्ड स्लैब की नॉलेज है, बताइए। फिर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। अपने फोन का कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, बताइए। 13,77,000 पे सर। जी 13,77,000 पे कितना टैक्स बनेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई है ना आपको? जी सर। जिसने नीचे कैलकुलेशन चेक नहीं किया वो डायरेक्ट नहीं बताएगा मेरे को, डायरेक्ट बताओ, मतलब स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। मतलब 2.5 से 5 है तो 0 है, 5 से बीच इतना आएगा और रिमेनिंग इतने पे इतना लग जाएगा, ऐसे बताओ मेरे को। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कैसे कैसे बता रहा हूँ? 2.5 से 5% सर। हाँ 0 से 2.5 लाख 5%, 0 से 2.5, 0 2.5 से 5 लाख 5%, और 5 लाख से 10 7.5, लाख 20%। और 10 लाख से 5 से 7.5 होगा ना सर? 5 से 7.5, 7.5%। 25 लाख मेरा स्लैब सही है? बताइए आप लोग। 5 मेरा ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने स्लैब सही लिखा है या गलत लिखा है? तो नहीं गलत सर, लिखा है क्योंकि अबाउट 10 लाख होता है। 2.5 लाख रुपए बढ़ रही है सर लिमिट। हाँ तो ये बताइए ओल्ड, ये जो मैंने स्लैब यहाँ पे मेंशन किया है ये गलत है या सही है? गलत है सर। कहाँ पे गलत है? सर ये नीचे आपने लिखा है ना 10 लाख से 25 लाख वहां आना चाहिए, 10 लाख से ऊपर होता है 30%। तो
तो यहाँ पे 10,000 10 लाख एंड अबव होना चाहिए ना, मैंने जानबूझ के हाँ लिखा था सर। ये सर 5 से 10 है कि 5 से 7.5 है सर? न्यू स्लैब में जा रहे हो सर आप, हाँ पहले सर। क्लियर करो आप अपने आप को। हाँ, न्यू स्लैब में सर। ये ओल्ड के हिसाब से सही है हाँ। स्लैब? देखो गलत है या सही है, कंफर्म कीजिए। सर सही है। अब इस हिसाब से मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए चैट बॉक्स में। सर 2,25,714 आ रहा है। 2,25,714। एनी और कोई, और भी कोई बताइए भाई, यही तो मजा आएगा कि आप लोग को टैक्स कैलकुलेट करने की नॉलेज है कि नहीं है। अब मैं कल के बैच में मैं डायरेक्ट ITR 1 पोर्टल पे सिखाऊंगा तो कैसे पॉसिबल होगा? मैंने ये कंप्यूटेशन तो आपको बता दी, ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। सर कोई ग्रुप बना हुआ है जिसपे आप शेयर करोगे, किस पे शेयर करना है? ये मैं जो एडमिन एडमिन है यहाँ पे, उनसे कोऑर्डिनेट करके मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। और किसी का जवाब नहीं आया, ये 2,25,000 सही है या गलत है बताइए। 2,26,000 रुपये भी सर सेस भी लगे, 4% एजुकेशन। बताइए। 2,26 होगा ना सर? हाँ तो चैट में डालिए ना सर, 2,26,500। टोटल अमाउंट बताइए, टोटल टैक्स कितना बनेगा? फोन में ओपन कर लीजिए, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ से कैलकुलेट। 5,20 यहाँ पे 2.5 लाख पे कैलकुलेट होगा, देखते रहना मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मेरे को गाइड कर दिया, ठीक है? अब क्या करूंगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 लाख का 20%, जी सर। ठीक है? अब देखो यहाँ तक कितनी इनकम कवर हो गई? 10 10 लाख कवर हो गई। अब 10 लाख में से 13,77 में माइनस क्या कर दूंगा, सॉरी 13 लाख में से मैंने 10 लाख कर दिया, माइनस 10 लाख। सही जा रहा हूं मैं? जी हाँ सर। ब्रैकेट लगाऊंगा, अभी मैंने पूरा लगाया नहीं फॉर्म, ब्रैकेट ओपन कर लूं मैं। इनटू में कितना परसेंट? 30%। देखो विदाउट हेल्थ एंड सेस के अलावा कितना आ रहा है टैक्स? 2,25,714। 2,25,714। राउंड ऑफ में लोगे तो कितना आ जाएगा? ये 15, 15 ठीक है? अब इसके ऊपर क्या लगेगा? एजुकेशन इसके ऊपर क्या लगेगा बताइए? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगता है? 4%। तो टोटल टैक्स कितना निकल के आ गया? 2,34,743। ठीक है, ये देखो यहाँ भी इतना ही आ रहा है, हाँ है ना? जी सर। तो राउंड ऑफ में कर लोगे तो 40, नियर बाय 10 क्या है? 40 है तो 40 आ जाएगा, ठीक है? जी जी। नियर बाय 10 के अकॉर्डिंग ITR में लेता है, जो भी नियर बाय 10 होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसने ऑटो कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कंडीशन सेट कर रखी है ना? यस सर। तो ये कंप्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिट है कि आपको ITR प्रिपेयर करने से पहले क्या करना है, कंप्यूटेशन प्रिपेयर करनी है, देन आपको डायरेक्ट ITR फाइल करने जाके। आप डायरेक्ट ITR फाइल करोगे जाके तो आप कंफ्यूज रहोगे, है ना? तो सबसे पहले इसलिए आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन बना प्रिपेयर करना है। सर तो फिर इससे पहले मैं TDS फाइल करना पड़ेगा ना फॉर्म 16 के लिए? TDS तो आपका कंपनी फाइल करेगी ना, जो TDS का डिडक्ट करेगी। अच्छा, वो कंपनी फाइल कर देती है। आप सैलरी पे कहीं जॉब कर रहे हो, आपका पैकेज मतलब इतना है कि आपका TDS डिडक्ट हो सकता है,
तो कंपनी टीडीएस डिडक्ट करके देगी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर वो सैलरी में एक्सपेंस क्लेम करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म 16 कौन देगा? इसको किसने दिया होगा? ये महिंद्रा जी को किसने एम्प्लॉयर ने दिया होगा? एम्प्लॉय को। कंपनी ने दिया ना, विप्रो ने। जी कंपनी। हाँ, कंपनी ने दिया है। ठीक है, अब देखो ये टैक्स आ गया, अब इसका जो टीडीएस होगा उसका बेनिफिट ले लेंगे। टीडीएस कहाँ से लाएंगे हम? 26 सर ईयर्स से। 26 ईयर्स में जो भी देखो सैलरी पे 2,31,910 आ रहा है। 2,31,910, ये सेक्शन 194 होता है डिविडेंड के लिए। ठीक है, इस पे डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं है। सैलरी पे टीडीएस हमने ले लिया, नीचे देख लेते हैं कोई भी टीडीएस नहीं है। और भी फिगर देख लेते हैं, एडवांस टैक्स वगैरह डिपोजिट हो तो दिख जाता है। यहाँ पे टीसीएस भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओनली 2 लाख समथिंग का, 2,31,000 का इसका टीडीएस आ रहा है, जो ये क्लेम ले लेगा। ठीक है, और एडवांस टैक्स इसका कुछ नहीं है, क्योंकि एडवांस टैक्स इसके ऊपर बनेगा जिसका टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा था, लेकिन इसका डिडक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ये इसका पेएबल आ गया। ठीक है, जी सर। ये होगी आपकी कंप्यूटेशन रेडी। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये एचआरए वगैरह कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये सब आपको फॉर्म 16 में जब अवेलेबल है चीजें, तो आप क्यों कैलकुलेट करोगे, क्यों मेहनत करोगे? तो वहीं से जस्ट फिगर उठानी है, आपको मेंशन करनी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर नहीं, अभी तो क्लियर है। अब देखो फिर से मैं एक बार स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको किसी की पर्सन की ITR 1 फाइल करनी है, तो सबसे पहले उसको देखना है कि उसकी सैलरी कहाँ, उसकी इनकम कहाँ से आ रही है। इनकम कहाँ से देखेंगे हम? AIS TIS से। ठीक है, AIS TIS में देखेंगे कि उसको सैलरी से इनकम है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से है या नहीं है वो चेक करेंगे, कि एक से है तो ठीक है, 2 से है तो नहीं लेंगे। अदर सोर्स देखेंगे, है तो ठीक है। अदर सोर्स में देखेंगे कि विनिंग और लॉटरी वगैरह से तो नहीं आ रही इनकम। ठीक है, कहीं ड्रीम 11 खेल रहा हो पर्सन, ड्रीम 11 के थ्रू टीडीएस डिडक्ट, वो तो मेंशन हो जाएगा ना। और एग्रीकल्चर इनकम, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप उसके लिए ITR 1 फाइल करोगे, नाइदर हम नहीं करेंगे फाइल उसकी। ठीक है, देखो मैंने कंप्यूटेशन आज के सेशन में सिखा दिया। हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ITR 1 फाइल कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। सर ये टोटल क्लासेस कितनी होंगी आईटीआर की? देखो टोटल ITR कितनी है? ITR 6 है। हाँ सर, 6 लेकिन ITR है। क्लासेस कितनी तो है? टोटल जो 6 ITR है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अभी वो जो शेड्यूल होगा वो शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो 6 ITR है उनकी डिटेल हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होती है और कैसे फिल करते हैं। ठीक है जी। सर एक ITR हाँ 1 में उसका TTA में सेविंग का इंटरेस्ट है, उसमें डालते हैं तो लाल आ जाता है फिगर। अभी जब जब बजरंग जी हम करेंगे ना कल ITR, जब देखते हैं लाल आता है या येलो आता है ना। ऑलरेडी फिगर है, आती नहीं उसमें कोई नहीं, कल देखते हैं ना क्या आता है। ठीक है, वैसे इस पर्सन की ITR बन जाएगी या क्या जाएगी, आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसकी सर मैं ये कैपिटल गेन है तो 2 जाएगी सर। हाँ, इसकी कैपिटल गेन है तो ITR 2 जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसका एग्जांपल लेके ITR 1 प्रिपेयर करना सिखा दिया, और इसी के थ्रू आपको इसको इसके पोर्टल में दिखा दूंगा ITR 1 इसकी प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, एक और इससे सर अलग लेकिन थोड़ा आईटीआर 2 तो एनआरआई की जाती है ना? NRI के लिए भी जाती है, और अगर ITR 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो ITR 2 के लिए जाएगा। जैसे इसके अलावा कोई भी इनकम आ रही है तो फिर वो ITR 2 के लिए जाएगा। अगर उसको बिजनेस इनकम है तो फिर वो ITR 3 के लिए जाएगा। अब देखो अभी आज मैंने ITR 1 को आपको सिखा दिया, तो अब लोगों को ये देख लेना कि ITR 1 किसके लिए जाएगी। ठीक है, अब आगे की जो ITR आएंगी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये ITR किसके लिए जाएगी, ये ITR किसके लिए जाएगी। ठीक है, जी सर। आज हमने ITR 1 का सीख लिया बेसिक। एक और छोटा सा तो सर इससे अलग है वैसे, जैसे कैपिटल गेन में अभी आप कह रहे थे ना बीच में 1 लाख रुपए तक का, क्या था वो? कैपिटल गेन में क्या था?
1 लाख रुपए का 10% उसके लिए कुछ नहीं होगा, क्या था बता रहे थे आप? 1 लाख तक अगर कैपिटल गेन है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, ये बताया था मैंने, है ना। हाँ शायद। हाँ तो वो अभी आगे आएगा ना, जो डिटेल में देखो। अभी अभी आप पहले अपनी, आप अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ना अपना लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करो और ITR फिल करके देख लो नॉर्मल, अगर सीखना चाहते हो सीखने के पर्पज से। नहीं तो मैं ये डाटा शेयर करवा दूंगा और आप डायरेक्ट मतलब जो ऑफलाइन यूटिलिटी होती है ना उसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आपको पता चल गया कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है ITR 1 के लिए, ठीक है। एक और इससे हट पूछ लो सर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम अब जो प्रैक्टिकल फाइलिंग है ना नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। एक और सर इससे हट के पूछ लूं क्या? सर आप डायरेक्ट मेरे को खाली नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लेना।